हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासरूम में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लास्ट वीडियो है। तो इस लास्ट वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं उस सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा और बहुत सारे बच्चों का लास्ट वीडियो में कमेंट्स भी आया कि सर अकाउंटिंग रेशियो पर कुछ न्यूमेरिकल्स बता दें, तो आज उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो जो कमेंट्स आप लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में की रखी है, वो सारे कमेंट्स की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे पाऊं। तो आज का ये वीडियो आप लास्ट एंड तक बहुत बारीकी से देखें, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चंस को बताऊंगा और फिर मैं उससे डील करूंगा। फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं उससे डील करूंगा। तो कहीं आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो जाए, ठीक है? तो आप बहुत ही ध्यान से देखोगे और हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चले जाओगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो है डिफाइन बजटिंग। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। ठीक है, इसमें सबसे मेन जो आपका पॉइंट्स है, आपको बजटिंग तो पढ़नी है, साथ ही साथ याद रखोगे इसमें जो टाइप्स है उसमें फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजटिंग जरूर पढ़ोगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर बजटिंग से क्वेश्चन नहीं आया तो हो सकता है आप लोगों का फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल अलग से डिस्कस कर लिया जाए कि फिक्स्ड बजटिंग क्या होती है या फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या होती है। ठीक है, तो मैं आज इसको डिस्कस करूंगा कि बजट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे बजटिंग। तो सारे कोई नोट डाउन करोगे। बजटिंग डेफिनेशन की बात की जाए तो बजट इज अ टाइप ऑफ प्लान. It is a plan expressed in the monetary terms related to a specific period of time. A budget is effectively used for control purpose. ठीक है, हम लोग बजट क्या है, एक मॉनेटरी सिस्टम है, एक प्लान है, मतलब रिलेटेड टू मनी। हम लोग एक प्लान क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग आगे करना क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में। देखो सिंपल अगर शब्दों में कहा जाए तो बजट, जैसे हम लोग कभी भी मार्केटिंग करने जाते हैं तो हमारा बजट क्या है, दुकानदार हमसे पूछता है कि सर मैम अपना बजट बताएं। ठीक है, तो हम लोग पहले से एक बजट तैयार करके रखते हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 कितना हमारा बजट है जो हम लोग को एक्सपेंड करना है, कितने कितने पैसे हम लोग को कहां खर्च करने हैं। तो इट इज अ मॉनेटरी टर्म्स क्या है, फ्यूचर प्लान के लिए हम लोग एक प्लान डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को करना क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, एक इतने दिनों में हम लोग को ये काम कर लेना, उसमें इतना पैसा लगेगा, दैट इज कॉल्ड बजट। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड हावर्ड, ये कहता है बजट इज अ प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड which provide a standard for comparison with the result actually achieved. इसका मतलब देखोगे, अ बजट इज अ प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट, एक पहले से ही डिसाइड किया गया स्टेटमेंट है कि भैया हम लोगों को इतना खर्च होगा। अगर आप लोगों को घूमने जाना है, सपोज दैट कि अभी आप लोगों को गोवा घूमने जाना है, तो आप पहले से बजट डिसाइड करोगे ना कि कितना कितना खर्च होने जा रहा है। तो ये तो हमारे नॉर्मल लाइफ की बात होगी। अगर बिजनेस टर्म्स में बात की जाए तो अगर कोई प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, कितना परचेज है, कितना सेल है, कितना रॉ मटेरियल है, कितना मशीन में खर्च होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक समय के अंदर में, एक समय के अंतराल में हम लोगों का कितना पैसा खर्च करना है। ठीक, विच प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर द कंपैरिजन विद द रिजल्ट, जो हम लोगों को कंपैरिजन करने में मदद करना है कि हम लोगों ने कितना सोचा था और एक्चुअली में कितना खर्च हुआ, हमने ज्यादा खर्च कर दिया या कम खर्च किया। तो एक कहीं ना कहीं कंपैरिजन बताता है मॉनेटरी टर्म्स में, दैट इज कॉल्ड बजट। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिख लोगे। इसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन करें। पहला पॉइंट, अ बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द डेफिनेट फ्यूचर पीरियड, हमेशा डेफिनेट फ्यूचर पीरियड कि इतने टाइम पर, जैसे आपको अगले महीने गोवा जाना है तो अगले महीने के लिए आप बजट बना रहे हो। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, बजट आर प्रिपेयर इन एडवांस, ये तो क्लियर ही होगा, हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं क्योंकि इट इज अ प्री डिसीजन, हम लोग प्री डिसाइड करते हैं। ठीक, अ बजट इज प्रिपेयर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ये भी क्लियर है, हम लोग किस में बजट बनाते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब पैसे के टर्म्स में हम लोग बजट बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता है बजट आर स्टेटमेंट ऑफ प्लान एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स,
हमेशा बजट याद रखोगे नंबर्स में होता है, स्टेटमेंट तो रहता ही है, साथ में उसके नंबर्स होते हैं कि कितना नंबर, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, नंबर्स है। ठीक, नेक्स्ट है इट शो द प्लान इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो द कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड। ये पहले से बताता है कि हम लोगों का कितना टोटल इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना खर्च करना है हम लोगों को, और कितना इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करना है। ये प्री डिटरमाइंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बजट। ठीक है, तो ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, आप बजट का लिख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को पढ़ लेना है क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ बजट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बजट में आप लोग नोट डाउन करोगे बजट कितने तरह का होता है, नोट डाउन करोगे। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 3 तरह के बजट होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म बजट, दूसरा शॉर्ट टर्म बजट, तीसरा करंट बजट। ठीक, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए, और करंट जो रिसेंट हम लोग बना रहे हैं ये करंट बजट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दूसरा नोट डाउन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन काम के अकॉर्डिंग बजट को बांटा गया है। पहला सेल्स बजट, दूसरा प्रोडक्शन बजट, तीसरा मटेरियल बजट, चौथा लेबर बजट, पांचवा फैक्ट्री ओवरहेड बजट, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बजट, नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, नेक्स्ट कैपिटल बजट, नेक्स्ट कैश बजट। ये सारी चीजें हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट बजट की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बांटा गया है बजट को, फिक्स्ड बजट में एंड फ्लैक्सिबल बजट। जो मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड बजट एंड फ्लैक्सिबल बजट, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है अकॉर्डिंग टू द फ्लैक्सिबिलिटी। ठीक है, और अदर बजट की बात की जाए तो परफॉर्मेंस बजटिंग और जीरो बेस्ड बजट, इतने सारे टाइप्स ऑफ बजट हैं, ये आप जरूर पढ़ लें। ठीक, इसको नोट डाउन कर लें। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो तो आपका आंसर काफी अच्छे तरीके से लिख सकते हो, लॉन्ग भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में, फ्लेक्सिबल में मैंने थोड़ा सा जोर डाला है, तो मैं उसके बारे में 2 पॉइंट डिस्कस कर दूं कि फिक्स्ड बजट क्या होता है और फ्लेक्सिबल बजट क्या होती है। तो फिक्स्ड बजट की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट लिखोगे, अ फिक्स्ड बजट इज वन विच इज प्रिपेयर्ड keeping in mind one level of output and one set of condition. It has been defined as the budget which is designed to remain unchanged irrespective of the level of activity attained. It is also known as rigid budget. नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड, रिजिड, सख्त, कड़ा, ये जितना हमने डिसाइड किया है उतना ही खर्च करना है। फॉर एग्जांपल ये कहां अप्लाई किया जाता है, अगर ये एजम्पशन कर लिया जाए कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और हमारा सेल अनचेंज रहेगा, मतलब हम इतना ही सामान बनाएंगे और इतना ही सामान बेचेंगे, तो हमारा जो बजट आएगा वो फिक्स्ड बजट कहलाएगा। ठीक, ये याद रखोगे, हर जगह यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि चेंज होंगे ही होंगे। तो फिक्स्ड बजट आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमारे घर का बजट, हम लोग हर बार कोई एक बजट बनाते हैं कि देखो हर मंथ, जैसे ग्रोसरी आइटम, हम लोगों को 10,000 या 20,000 हम बजट बना लेते हैं कि हर महीने हम लोगों का 20,000 रुपीज ग्रोसरी में, राशन में खर्च होगा। दैट इज अ फिक्स्ड बजट। हम लोग उसको बढ़ाना और घटाना नहीं चाहते, वो फिक्स्ड रखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के बजट को फिक्स्ड बजट कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, फ्लेक्सिबल बजट की बात की जाए तो इन contrast to the fixed budget, a flexible budget is one which is designed to change in relation to the level of activity attained. नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्सिबल है, ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द सेल, परचेज, जो भी हमारा रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल बजट इज दैट अ बजट इज ऑफ लिटिल यूज अनलेस कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर रिलेटेड टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उतना बजट बनाएंगे। अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा तो हमारा बजट ज्यादा होगा, अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो हमारा बजट कम होगा। ये आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, इसके आप लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर कर लोगे। तो यहां पर ये हम लोगों ने पढ़ लिया बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को।
हमारा नेक्स्ट वीडियो है व्हाट डू मीन बाय फंड फ्लो स्टेटमेंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन को हमने अपने लास्ट वीडियोस में डील कर रखा है। जिन बच्चों ने देख रखा है वो तो जानते ही होंगे, जिन बच्चों ने नहीं देखा है अभी तक वो जाकर जरूर देखें इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बता रखा है और इससे भी डील कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और अगर आपके दोस्तों में से किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो जरूर उन्हें सेंड करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है और इसके साथ में एक और फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, अगर ये नहीं आता है तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपका कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट स्पेसिमेन आपको बनाना है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट स्पेसिमेन अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो ये आप देख लें, मैंने बता रखा है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे बनता है। अगर ये फॉर्मेट आता है तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मेट लिख दें और 16 मार्क्स ले जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स स्कोप, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों में से कोई भी आप एक देख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, डेफिनेशन नोट डाउन करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ठीक है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब तो जानते हो, मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना, और अकाउंटिंग तो जानते ही हो, अकाउंटिंग टर्म्स जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट लॉस, उसके एस्टिमेट्स, उसके बजट, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट इज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे टू असिस्ट मैनेजमेंट इन क्रिएशन ऑफ द पॉलिसी। ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को हेल्प करता है पॉलिसी बनाने में, क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखना है तो हम अकाउंट्स को भी पढ़ रहे हैं जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारी चीजें, और उसको फिर मैनेज कर रहे हैं कि उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। जैसे हमारे पास जितने फंड्स हैं, हमारे पास जितने कैश हैं, हमारे पास जो भी कंपैरिजन है, प्रॉफिट हमने कितना कमाया, कितना ज्यादा कमाया, कितना कम कमाया, इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग कैपिटल बजटिंग करेंगे, फाइनेंशियल बजटिंग करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं जिससे मैनेजर्स का बहुत हेल्पफुल होता है वो बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए, ठीक है। The day-to-day operation of an undertakings. Thus, it is related to the use of accounting data collected with the help of financial accounting and cost accounting. ये चीजें याद रखोगे। अगर हम definition की बात करें तो according to R.N. Anthony, एंथोनी जी क्या कहते हैं वो देखोगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। एक ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है पॉलिसीज बनाने में, डिसीजन लेने में, वो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक। या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन लिख सकते हो, सच ऑफ इट्स टेक्निक एंड प्रोसीजर बाय विच अकाउंटिंग मेनली सीक्स टू एड द मैनेजमेंट कलेक्टिवली हैव कम टू नो एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक। क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है जो बताता है कि हम लोगों को कैसे करना है। अकाउंटिंग मेनली जो है सहायता करता है किसको, मैनेजमेंट को, ठीक है। कलेक्टिवली टू हैव कम टू नो द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सारा अकाउंट्स का निचोड़, सारा अकाउंट्स को पढ़कर उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। अगर इसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसके ऑब्जेक्टिव नोट डाउन करोगे। पहला कहता है हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, ये प्लानिंग करने में और पॉलिसीज बनाने में हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरा हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग, किसी भी फर्म को ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कहां कहां कितना खर्च करना है और हमने बजट बना रखा है, हमारे पास फंड्स कितने हैं, रिसोर्सेज कितने हैं, ये सारी चीजें हमने पहले ही प्री डिटरमाइन कर रखी है, तो ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम फाइनेंशियल से रिलेटेड चीजें भी पढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल का हम लोग हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज,
अगर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हमने अकाउंटिंग को मैनेज करना सीख रहे हैं, तो मैनेजमेंट में हम मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे किया जाता है। तो इसके हेल्प से हम लोग उसे भी देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज को काम कैसे करवाया जाए, उनको अवार्ड देकर, उनको पैसा देकर, इंसेंटिव देकर क्या हम लोग उसको कर सकते हैं। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, हम इसके मदद से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे का वर्क काम समझ सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर हैं, स्कोप हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको पढ़ लेने हैं और इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर देना है। आप सबके बारे में अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, पॉइंट को नोट डाउन कर लें, उसको अंडरलाइन कर लें और उसको अपने ओन वर्ड्स में 2-4 लाइन लिख दें एग्जाम में, आपका एग्जाम काफी अच्छा जा सकता है। चलिए फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ लेनी है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो सबसे पहले सर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती क्या है, डेफिनेशन नोट डाउन करें। Responsibility accounting refers to the principle, practice, procedure and the system under which cost and revenue are classified according to the person responsible for incurring cost and generating the revenue and who have significant control over them and are accountable for them। कहने का मतलब है जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है जिसमें हम लोगों का ये प्रिंसिपल, प्रैक्टिस और प्रोसीजर तैयार किया जाता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बताया जाता है कि किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसके लिए वो अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, उसके लिए वो जवाब देगा। जैसे सेल्स मैनेजर सेल्स का जवाब देगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। परचेज मैनेजर परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वालिटी मैनेजर क्वालिटी के लिए, अगर प्रोडक्ट की खराब क्वालिटीज आ रही है तो फिर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहां फाइनेंस मैनेजर फाइनेंशियल इश्यूज के लिए, अगर हमारे पास फंड्स हैं नहीं है तो वो बताएगा, क्या पढ़ के, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो वो बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डिसीजन बताएगा कि सर हम लोगों को कैसे क्या काम करनी चाहिए। तो हर एक चीज के लिए हर एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है, इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेनी है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड लिमिटेशन। एंड इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी ध्यान से पढ़ लोगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को पढ़ लेनी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज पढ़ लेना है। ठीक है, अगर इसके न्यूमेरिकल देख सकते हो तो 1-2 न्यूमेरिकल भी इसके देख लोगे, बहुत ही इजी है, आपको डिस्कस किया गया होगा, क्लासेस में आपने बनाया होगा, और नहीं बनाए हो तो फिर इसके एग्जाम्पल बुक से देख लें, कंपैरेटिव और कॉमन साइज आ सकते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी की बात की जाए तो आप इसे पढ़ लोगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, व्हाई इट इज पॉपुलर अमंग द बिजनेसमैन एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। पे बैक पीरियड पढ़ लोगे। पे बैक पीरियड क्या होता है, हम लोगों ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो पार्टिकुलर कितने पॉइंट ऑफ टाइम पर वापस मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड, और जितनी जल्दी वो मुझे रिटर्न हो जाए वो प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो जो सबसे कम दिन में रिटर्न कर दे मुझे पैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक, और हर साल मुझे मान लो 1 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है, तो 1 लाख अगर हर साल मिलेगा तो ये कितने सालों में रिटर्न हो जाएगा, 5 सालों में रिटर्न हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और अगर मैंने मान लो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और हर साल मुझे मान लो कि 20,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ये कितने सालों में, 10 इयर्स में रिटर्न हो जाएगा। तो सबसे अच्छा इन दोनों में प्रोजेक्ट कौन सा होगा, 5 इयर्स पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोगों का 5 साल में ही वो पैसा अमाउंट रिकवर हो जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ रहता है। ठीक है, महंगाई बढ़ती जाएगी तो आपका पैसा अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिलेगा तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको देख लेनी है। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप कैपिटल बजटिंग पर एक वीडियो बना दे, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है आप लोगों को कैपिटल बजटिंग पे, अगर ये इससे रिलेटेड कोई पे बैक पीरियड का
क्वेश्चन आता है तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, रोहित लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन, टू मशीन ए एंड बी आर अवेलेबल एट द कॉस्ट ऑफ 1,20,000, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स आर एक्सपेक्टेड एज फॉलोज। देखोगे ईयर दिया गया है। आइए क्वेश्चन में, तो टोटल कॉस्ट आपको लिया गया है 1,20,000। मैं मशीन ए का बना रहा हूं। पहले मशीन ए में कैश इनफ्लो दिया गया है, आपको 5 सालों तक रिटर्न मिल रहा है। ठीक, कितना? 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 एंड 20,000। सबसे पहले आपको निकालना है कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव कैसे निकलता है सर? 50 का 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 1,20,000, 120 प्लस 20 140 एंड 140 प्लस 160। ठीक, आपको कवर कितना करना है? 1,20,000। देखो 1,20,000 कवर हो गया सर। कितने सालों में कवर हो गया सर? 3 इयर्स। तो हमारा पे बैक पीरियड होगा, हमारा पे बैक पीरियड होगा 3 इयर्स। किसके लिए? मशीन ए के लिए। ठीक, काफी सिंपल है। तो हमारा पे बैक पीरियड कहलाएगा जितने सालों में हम अमाउंट को रिकवर कर लें। अच्छा, यही कॉस्ट अगर हम मशीन बी पर अप्लाई करें तो सर क्या होगा, हम लोग उसको देखते हैं। तो मशीन बी, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पाओगे, मशीन बी में हमने कितना खर्च किया है? 20,000, 30,000, 50,000। तो अगर मैं मशीन बी की बात करूं तो ध्यान दोगे, मशीन बी कैश इनफ्लो, ये हो गया मशीन बी। ठीक, अमाउंट है 20, 30, 50, 20, 30, 50, 40 और 40। ठीक, ये आपको दिया गया है अमाउंट। फिर इसका कॉम्युलेटिव निकालेंगे मशीन बी का। पहला हो गया 20,000, दूसरा हो गया 20, 30, 50,000, 50, 50 1 लाख। ठीक, 1,40,000 और 1,80,000। सर इसमें तो 1,20,000 आया ही नहीं, तो कैसे निकलेगा? देखो मशीन बी पे हम लोग पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे? ये हो गया पे बैक पीरियड। सबसे पहले 1,20,000, क्योंकि टोटल कॉस्ट आपने फिर से खर्च किया मशीन बी पे 1,20,000। अब 1,20,000 कहां कवर अप हो रहा है? तो देखो 3 साल में हम लोग कितना कवर कर ले रहे हैं? 1 लाख रुपए। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 3 साल। 3 साल में हमने 1 लाख कवर कर लिया। बाकी बचा कितना? तो बाकी सर हम लोगों को करना था 1,20,000 टोटल कॉस्ट, जिसमें से कवर हमने कितना कर लिया सर? 1 लाख रुपए कर लिया, डिवाइडेड बाई, सबसे पहले ये काम हो जाएगा जितना कॉस्ट था और जितना हमने कवर कर लिया, बचा कितना? तो देखोगे 20,000 और बचा हुआ है। नेक्स्ट ईयर हम कमा कितना रहे हैं? 40,000। तो याद रखोगे नेक्स्ट ईयर हम जितना कमा रहे हैं उससे कंपैरिजन कर लेना है। ठीक, अगर आपको मंथ में आंसर लाना है तो इंटू कर दोगे 12, ये आ जाएगा मंथ्स। तो ये आ गया 3 इयर्स प्लस माइनस करोगे 20,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो ये आ जाएगा 3 इयर्स प्लस 6 मंथ आंसर। ये आ गया आपका पे बैक पीरियड। अगर इसी में पोस्ट पे बैक पीरियड निकालने बोले, ध्यान दोगे ये तो हो गया पे बैक पीरियड, हम लोग को कितना ईयर में कवर हो गया। पोस्ट पे बैक पीरियड मतलब उसके बाद हम कितना कमाएंगे। तो अगर मशीन ए की बात की जाए तो मशीन ए में हमने कवर कर लिया था 3 साल में 1,20,000, उसके बाद हमने कमाया कितना? देखोगे 20 और 20 40,000। तो पोस्ट पे बैक पीरियड अगर बात की जाए तो कितना हमने कमाया? 40,000। इज इट क्लियर? या फिर ऐसे भी आप देख सकते हो कि टोटल 1,60,000 हमने कमाया और 1,60 में से हमारा कॉस्ट कितना? 1,20, तो बचा कितना? 40,000। सेम एज इट इज यहां देखोगे 1,80,000, 1,80,000 में मैंने 1,20,000 कमाया, मतलब कॉस्ट खर्च किया, तो बचा कितना? 60,000। ये उसके बाद का पीरियड है। जैसे यहां देखोगे 1,20,000, तो 40 में से 20 चला गया, 1,20,000, तो बचा कितना? 20 और ये 40, 20 और 40 कितना हो जाएगा? 60,000 हमारा पोस्ट पे बैक पीरियड हो जाएगा। तो ये कैपिटल बजटिंग काफी आसान है, आप लोग पे बैक पीरियड देख लोगे। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला एक क्वेश्चन जो है वो देख लोगे। हम लोग अकाउंटिंग रेशियो, क्योंकि कुछ बच्चों ने सर अकाउंटिंग रेशियो के लिए भी कमेंट कर रखा था, तो हम अकाउंटिंग रेशियो के लिए कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। आइए,
तो रेशियो एनालिसिस के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़ लेने हैं, कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा हैं। तो सर कुछ टॉपिक्स बता दे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता दे जिसको करके जाने से हमारा एग्जाम कवर अप हो जाए। तो फॉर्मूलाज नोट डाउन करोगे। पहला आपको लिख लेना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ लेना है, दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ लेना है, नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ लेना है, नेक्स्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ लेना है। देखो फॉर्मूला आपके बुक्स में दिए गए होंगे, आप सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लोगे। एक दो न्यूमेरिकल मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं ये बता दे रहा हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये देख लेना है, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको देख लेना है, एसेट्स टर्नओवर रेशियो देख लेना है, डेटर टर्नओवर रेशियो देख लेना है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो तो इंपॉर्टेंट है ही, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज ये आपको देख लेने हैं, डेप्थ इक्विटी रेशियो आप लोगों को देख लेने हैं, ठीक है। इतने सारे फॉर्मूलाज अगर आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम कवर अप हो जाएगा, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं, ठीक है। लास्ट टाइम भी काउंटिंग रेशियो से आप लोगों का रेशियो एनालिसिस से एक क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार दे, हो सकता है इस बार ना भी दे। तो अगर देते भी हैं तो आप इतने फॉर्मूलाज कर लोगे तो आपका कवर अप हो जाएगा। चलिए इससे कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया गया है 2,50,000। उसके बाद मार्केट प्राइस, इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी गई है। सबसे पहला कैलकुलेट करना है नीचे नंबर 1 अर्निंग पर शेयर्स। आइए अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। अर्निंग पर शेयर्स का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक। आपको सबसे पहले देखना है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर बिफोर दिया हो तो उसमें से क्या माइनस कर दोगे, टैक्स और डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट किसमें, शेयर्स में, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में दिया रहेगा डिविडेंड। जैसे 9% डिविडेंड, ठीक है, 9% प्रेफरेंस शेयर है तो 9% जो है वो डिविडेंड है, आपको माइनस कर देना है। या फिर दिया रहेगा 10% डिविडेंड पेड किया तो उसको माइनस कर देना, आफ्टर लिखा हुआ है। तो अगर नेट प्रॉफिट बिफोर में है तो आपको माइनस करके निकाल लेना है, और अगर आफ्टर दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन में देखोगे सबसे पहला पॉइंट देख पा रहे होगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड आपको दिया गया 2,50,000। आइए तो प्रॉफिट आफ्टर दिया ही है, हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,50,000। उसके बाद आता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दिख रहा होगा 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 25,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 25,000 है, आपको दिया गया है। अब डायरेक्टली इसको कट कर दीजिए, 0 0 25 10 जा मतलब 10। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 अर्निंग पर शेयर, 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर। तो देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोग सारे के सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट आउट कर लो। एक दो क्वेश्चन मैं और लेकर आता हूं, आप लोगों को दिखा देता हूं ये बनता कैसे है, और ये पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको मैंने जितने भी फॉर्मूलाज बताए हैं आप उस फॉर्मूला के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, देख लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग एक क्वेश्चंस को देख रहे हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईच ईयर। 2 ईयर देखो दिया गया है 2012 और 13। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेजेस दिया गया है, सेल दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला, आइए फॉर्मूला की बात करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने पहले से लिख रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक। तो बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, आप क्वेश्चन देखो इसमें क्या क्या दिया है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, हाँ सर। परचेज दिया है, हाँ सर। सेल दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, ठीक है। तो ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया गया। आइए क्वेश्चन में, तो सर ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो कितना दिया गया है, 40,000 हम लोग लिख देंगे, प्लस नेट परचेजेस, परचेजेस कितना दिया गया है सर, 2,55,000 लिख देंगे, 2,55,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया गया है सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस हो गए, कैरेज हो गए, ठीक है, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर ये दिए रहेंगे तो हम उसको ऐड करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर, 65,000 ये लिखा गया है। अब हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऐड कर लेंगे 549, 2,95,000 माइनस 65,000 दैट इज 550, 9 से 6 गया 3 2, 2,30,000।
अब हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आ गया सर, हाँ आ गया, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आ गया 2,30,000। अब हम लोगों को चाहिए क्या, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, तो सर एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर, 40,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर, 65,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5, 6 4 10, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 52,500। ठीक, ये आ गया आपका एवरेज स्टॉक, यहां लिख देंगे 52,500। क्लियर। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। जैसे ही इसको हम कट करेंगे 1 ये कट जाएगा, 4.4:1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आ गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। समझ में आ गई बात। तो देखो ये पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है। आप लोग अकाउंटिंग रेशियो में फॉर्मूलास को पढ़ लें, फॉर्मूला देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग रेशियो एनालिसिस के सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से डील कर सकते हो। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, जो मुझे लगते हैं काफी स्पेशल हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वेटेज रखते हैं आपके लिए। तो ये सारे को आप लोग नोट डाउन कर लें, इसके सारी थ्योरीज का नोट्स बना लें और इसको पढ़ लें। मैंने कुछ टॉपिक्स को डील भी कर रखा है, मैंने बता भी रखा है, और अगर आपको कोई टॉपिक्स नहीं मिलता है तो आप इसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि सर इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दें, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि जिसका आंसर आप लोगों को नहीं मिल रहा है उसके लिए मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच पाए और उनको हेल्प मिल पाए। समझ में आ गई बात। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए होगा ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूं, आप उसको देख लें और पढ़ लें। तो बाकी मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लाता चला जाऊंगा और आप उसको फॉलो करते चले जाओगे। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।